तो इंतखाबी जंग जारी है, जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है, लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में पहले मरहले के तहत लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरह के मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वेस्टर्न यूपी हसास और इस हसास इलाके में हर तरह का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, पोलराइज भी करने की कोशिश पूरी की गई है पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से, लेकिन लोग जो है बुनियादी मसाइल को भी अहमियत दे रहे हैं। लोग अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ये फैक्टर भी कि सुरक्षा कौन देगा, रियासत में गुंडा राज कौन हटाएगा और औरतें किसके राज में महफूज होगी, ये भी एक काफी अहम फैक्टर है। वेस्टर्न यूपी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई ऐसी जगह, कई ऐसी असेंबली सीटें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। जब हम मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, सरधाना की बात करते हैं, कैराना की बात करते हैं, ये वो सीटें हैं जिनको लेकर के कम्युनलाइज करने की पूरी कोशिश की गई है। कैराना मुद्दे को लेकर के 2014-16 की जब बात हुई तो उसको लेकर के भी ये मुद्दा उठाया गया। मुजफ्फरनगर की भी जो है 2013 फसाद के हवाले से भी उठाया गया, एक डर जो है लोगों में पैदा करने की कोशिश हुई। वहीं सरधाना भी इंपॉर्टेंट है, हमने इससे पहले भी देखा था कि संगीत सोम ने भी बयान दिया था और वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे, उसके बाद वो बयान दिए थे। तो ये तमाम तर मुद्दे जो है ओवरऑल अगर हम बात करें, हर एक ही फैक्टर वेस्टर्न यूपी में देखने को मिल रहा है। जाट किसान का मुद्दा, दलित मुस्लिम का मुद्दा, हर एक फैक्टर जो है बिल्कुल मुनज़्ज़ा। और यहाँ से 2017 में आप देखिए कि बीजेपी ने स्पीड पकड़ी थी, 58 में से 53 सीटें बीजेपी की 2017 में आई थी और यहीं से बीजेपी की आप कहिए कि एक तरह से स्पीड बनती चली गई थी और फिर बीजेपी ने मुड़कर नहीं देखा था। यानी बीजेपी का पहला इम्तिहान और सबसे बड़ा इम्तिहान वेस्टर्न यूपी में आज एक तरह से हो रहा है और अगर यहां से बीजेपी ने दोबारा से बढ़त बना ली आज, तो फिर उसके लिए नतीजे 2022 में भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन 2022 और 2017 के इन 5 सालों में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बीच में हमने देखा जो किसान तहरीक चली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और इसके अलावा कैराना और मुजफ्फरनगर जो फसाद हुए और जो यहाँ पर हिजरत का एक मामला था, पलायन का मामला था, उन तमाम चीज़ों को चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई। तो बहुत से इश्यूज हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं ऋषि मिश्रा जी दोबारा से आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, जब वेस्टर्न यूपी की बात होती है और खासतौर से 2017 की हम बात करें तो जो जाट फैक्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बीजेपी के हक में तकरीबन 24 सीटें ऐसी गई थी जहां पर जाट वोटर्स का दबदबा है। पिछले दिनों हमने देखा कि कहा जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी ने जाटों के पास जाकर, या अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जाट लीडरों से मुलाकात की थी। तो इस बार जो जाट वोटर्स हैं उनका मूड क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, या ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा समाजवादी और जैन चौधरी और आरएलडी के हिसाब से और बीजेपी के हिसाब से? कि किसान आंदोलन में वेस्टर्न यूपी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और किसान आंदोलन में खासकर यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाटों की भूमिका किसान आंदोलन में बहुत रही है और कि ये किसान वर्ग है और किसान वर्ग कहीं न कहीं भाजपा के वर्तमान सरकार से नाराज चल रही है, चाहे वो गन्ना का मामला हो, एमएसपी का मामला हो। और जिस प्रकार से करीब करीब 1 साल ये आंदोलन चला और उसका नेतृत्व किसी कास्ट ने किया, यदि पश्चिमी यूपी की बात करें तो जाट समुदाय ने किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि 2017 में जो बीजेपी टॉप परफॉर्म कर पाई वेस्टर्न यूपी में, उनमें जाट समुदाय का एक बड़ा भूमिका था। और जितने भी एजेंसियां हैं वो बताती है कि 80% से ऊपर जाटों ने बीजेपी के लिए मत किया था, चाहे 2014 हो, 17 हो या 2019 का चुनाव हो। अब जो आप देख रहे हैं कि आरएलडी और जैन चौधरी के जो जितनी रैलियां हुई हैं उसमें जो भारी संख्या में जाट समुदाय के लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए दिखा गया है। तो जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं ये एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं कि यदि 80% 2017 में जाट समुदाय का झुकाव बीजेपी की तरफ था, यदि उसका 50% भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की तरफ चली जाती है, उसमें मुसलमानों का एक समीकरण जुड़ जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा। यदि बीजेपी 53 में से यदि आधे सीट भी बचा ले जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए एक सुखद अनुभव रहेगा। आप समझ जाइए कि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है।
मुसलमान का जो वहां पे यदि आप 2007 का रिजल्ट को देखेंगे, जब मायावती जी चुन के आई थी तो जाट प्लस दलित का समीकरण बना था। 2017 में आप देखिए जाट प्लस मुसलमान, 2012 में जाट और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बना था, तो समाजवादी पार्टी को एक अच्छा टैली वेस्टर्न यूपी से मिली थी। 2017 में आप देख लीजिए, 2017 में जैसे ही जाट और मुस्लिम में डिवीजन हुआ, इसका फायदा डायरेक्ट रूप से बीजेपी को मिला। इस बार भी मुझे लग रहा है कि एक बड़ा तबका जो है, हालांकि कुछ एरिया में आप जाएंगे अबू भाई तो युवाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ है, जाट युवाओं में बीजेपी का प्रति सहानुभूति है, झुकाव भी है। लेकिन जो पुराने जो वयोवृद्ध जाट हैं या जो घर के मुखिया है जो परिवार के, उनका झुकाव कहीं न कहीं आरएलडी एसपी गठबंधन की तरफ है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एसपी आरएलडी जयंत चौधरी अपने समाज के वोट कितने गठबंधन को दिला पाते हैं। यदि जी हुरैरा, मैं यहाँ पर मोहनलाल गिहारा साहब से सवाल पूछना चाहूंगी। हुरैरा, ऋषि मिश्रा ने कहा कि जाट और मुस्लिम यूनिटी काफी अहमियत रखती है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। मोहनलाल गिहारा साहब, जाट नाराज है, किसान नाराज है, ऐसे में मनाने की कोशिश की बीजेपी ने, मीटिंग हुई, बहुत सही बात है, लीडरों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ये कहना कि जाट नेशनलिस्ट है और अगर कोई पार्टी नेशनलिस्ट है तो वो बीजेपी है, इस तरह की बातें क्यों कही गई कि अगर मुद्दे है भी, अगर नाराजगी है भी जाटों में, उसको नहीं देखना चाहिए, उससे बढ़कर अभी राष्ट्र को देखना चाहिए, उस लेवल पर आकर वोट देना चाहिए। तो ये किस तरह की यहाँ पर कोशिश की गई जहां पर मुद्दों को अहमियत नहीं दी गई, मनाना है जिस वजह से नाराज है उसको मनाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि वहां पर नेशनलिस्ट इशू उठाया गया। सुबह से आप लोग दिखा रहे हैं और मैं सुबह से आपका चैनल देख रहा हूं, उसमें जिस भी वर्ग की आप तरफ गए, मैंने अभी बताया था कि चाहे युवाओं की तरफ आपने जाके पूछा कि मुद्दा क्या है, चाहे मुसलमान बहनों की तरफ से आपने पूछा, चाहे अपने और किसान भाई और जो अन्य भिन्न भिन्न वर्गों को आपने कवर किया, तो सबका कहना एक ही था कि विकास मुद्दा है। ये जो अभी ऋषि जी बात कर रहे थे कि जातीय समीकरण, चाहे अपने जाट भाई हो या हमारे मुसलमान हो, देखिए इस पे जैसा अभी ऋषि जी ने बताया, इससे पहले भी अखिलेश जी ने मायावती जी के साथ जब टाई अप किया तब भी उनके ध्यान में था कि दलित यादव मिलकर सरकार बनाएंगे, वो गठबंधन पूरी तरह फेल हुआ। उससे पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अखिलेश जी ने प्रयास किया कि शायद हम कुछ कर पाएंगे, कांग्रेस को 0 वोट मिला इन्हीं 58 विधानसभाओं में और सपा भी सिर्फ 2 सीटों तक सिमट के रह गई। देखिए आज समय बदल गया है, आज चाहे युवा हो या कोई भी अन्य भिन्न भिन्न जातियों की बात करें, सबके सब चाहते हैं कि विकास की बात हो, और विकास के नाम पे आज इस देश के अंदर मोदी से बड़ा कोई नाम नहीं है और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी से बड़ा कोई नाम नहीं है। मैंने अभी आपसे मुनज्जा जी कहा था धर्मवीर की जोड़ी, मैंने ऐसे ही नहीं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मारा है। देखिए धर्म और वीर, एक तरफ वीरता है योगी जी की, जहां वो वीरता से काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने गुंडों का सफाया किया, दूसरी तरफ उन्होंने धर्म का भी काम किया है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, दोनों का एक सामंजस्य, सबका साथ सबका विकास। एक बात में और यहाँ पे जो अभी हमारे ऋषि भाई बात कर रहे थे, क्योंकि वो भी बड़ी गहराई में जाकर डेटा को एनालाइज करते हैं, वो एक बात कहना भूल गए, यहाँ दलितों की भी बहुत बड़ी भूमिका है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 24 से 25% हमारा दलित समाज है और दलित समाज किसी भी हालत में सभा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, सबसे ज्यादा आतंक मचाने का काम अगर किसी ने किया तो सपाइयों के गुंडों ने किया था। तो दलितों का तो ये भी कहना है कि हमें नजरअंदाज किया योगी सरकार ने, ठाकुरवाद ज्यादा चला। इस पर बात होगी मोहनलाल जी। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के साहिबाबाद से रोहित हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरह का मंजर साहिबाबाद में देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं साहिबाबाद विधानसभा में मौजूद हूँ, गाजियाबाद की, और सबसे बड़ी विधानसभा है ये एशिया में। 10 लाख से अधिक वोटर हैं यहाँ पर। 2012 में इस सीट का समीकरण हुआ था। इस सीट पर जो 2012 में बसपा के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा जीते थे और 2017 में इस सीट पर पंडित सुनील शर्मा जीते हैं, जो इस बार फिर से भाजपा के प्रत्याशी हैं 2022 में। और 2012 में जो प्रत्याशी जीते थे अमरपाल शर्मा, वह बसपा के बाद फिर 2017 में कांग्रेस से लड़े,
लेकिन फिर भी वे हार गए थे। 2012 के वे विधायक थे। 2022 में एक बार फिर टक्कर है। सपा आरएलडी गठबंधन के वे प्रत्याशी हैं और साहिबाद विधानसभा में जो मुकाबला है वे बेहद ही रोचक है और रोमांचक है। तो काफी लोग हैं जिन्होंने अपने वोट डाल दिए हैं। इनसे पूछते हैं क्या मुद्दे जहन में रहेंगे, और आपने आज वोट कर दिया है तो सीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे और मुद्दे क्या क्या रहे हैं? मुद्दे हमारे शहर के या हमारे इस प्रदेश के जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास है, विकास और सुरक्षा। हमारी जो आज वोटिंग हुई है वो विकास और सुरक्षा को लेकर हुई है। जो सुरक्षा का भाव अब इस सरकार में दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं दिखाई दिया, इसलिए हम उसके पक्ष में कर रहे हैं। आप बताइए जी, विधायक जी ने काम कराया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में विधायक जी ने बहुत काम करवाया और हम इस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा इसी सरकार को पसंद करते हैं। आप बताइए सीएम के रूप में किसे पसंद कर रहे हैं? हम योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम करा और लॉ एंड ऑर्डर ही मेन समस्या थी। जो यूपी की समस्या जो पीछे से चली आ रही थी, लॉ एंड ऑर्डर ही था। जो बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, और पूरा यूपी में अगर कहीं जाना होता तो रात को पुलिस भी कार्रवाई में गाड़ियां। क्या मुद्दे जहन में आपके? मुद्दे यही है, विकास और सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हम लोगों ने वोट डाला है। देखिए काफी लोगों का यही कहना है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हमने वोट डाला है। जो पंडित सुनील शर्मा है और पंडित अमरपाल शर्मा, दोनों में जोरदार टक्कर है। सपा रालोद के वे गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा, और वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 2017 में कांग्रेस से, जो दूसरे नंबर पे यहाँ कांग्रेस रही थी, और बसपा से वे 2017 में विधायक रहे थे। और सुनील शर्मा एक बार फिर विधायक है, मौजूदा विधायक है। और सुबह से ही मतदान यहाँ पर शुरू हो गया, 7 बजे से ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे, अपना अपना मत दे रहे हैं। बिल्कुल, लोग अपने हक़ दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। रोहित, बेहद शुक्रिया आपका। अनिल मिश्रा जी, आपने लोगों को सुना, हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने वोट कास्ट किया। 2 मुद्दे सबसे अहम, विकास और सुरक्षा। सुरक्षा की जब बात आती है तो सपा पर सबसे पहले सवाल लग जाता है कि सपा के दौर में तो सुरक्षा नहीं मिली, तो साफ तौर पर सपा को क्यों चुने लोग? पार्टी के पास में केवल लफाजी के अलावा और कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, जहां विकास की बात है, विकास के कितने काम गिनाते हैं ये, और विकास जो है वो आम जनता को नजर क्यों नहीं आता? और सुरक्षा की बात जहां हो रही है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, वहां मनीष गुप्ता की हत्या सामने नहीं आती। बूथ की ठोकर पड़ती है पुलिस की और उसके बाद रात में उसकी हत्या होती है। प्रशासन एक तरफा किस तरीके का काम करता है। लखीमपुर में किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। किसान हुआ 13 महीने तक किसान जो है बैठा रहता है और उसके बाद में जो है वापस लेने की बात की जाती है। क्या खिलवाड़ हो रहा है प्रजातंत्र के साथ में, लोकतंत्र के साथ में? जुल्म जाति का जो दौर चल रहा है, आतंक का जो दौर चल रहा है, और जो शासन न चला पाने की अक्षमता है, इनकी कार्यप्रणाली है, उससे तंग आकर के आम जनता ने ये मन बनाया है कि हम उसको वोट देंगे कि जो इनके इस जाति का खिलाफत कर सके, सामना कर सके। मजबूत पार्टी हो। कांग्रेस नहीं आती उसमें, बसपा नहीं आती उसमें। सपा की तरफ लोगों की आशा भरी निगाहें हैं कि ये अपने जो है इनका मुकाबला कर सकते हैं। कम से कम वो दौड़ तो नहीं होगा, किसानों पे इस तरीके से गाड़ियां चढ़ें, किसानों के संग खिलवाड़ हो। और पश्चिमी बेल्ट जो है वो पूरी चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, कौन सा ऐसा तबका है, कौन सा ऐसा वर्ग है कि जिसको कि इन्होंने छोड़ा है जाति करे बगैर? आज उसी जुल्म जाति और आतंक के खिलाफ जो है वो लोग अपना जो है वोट देंगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनकी स्थिति, एक आखिरी बात कह रहा हूं, इनकी स्थिति उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है कि जब शिकारी उसका पीछा करते हैं और रेगिस्तान में भाग रहा होता है तो वो गड्ढा खोद करके अपना सिर दबा लेता है और समझ लेता है कि हम सुरक्षित हो गए। वैसे ये मुगालते में है। 10 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे सामने, उसमें भारतीय जनता पार्टी की कड़ाई खुल जाएगी इनके विकास की। अनिल मिश्रा जी, 10 तारीख को सब बातें साफ हो जाएंगी। मजबूत पार्टी कौन है ये भी साफ हो जाएगा 10 तारीख को। मैजिक वॉल के साथ हमारे साथी हुरैरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुरैरा, एक सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा। जी ऋषि जी। जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है मेरा। जी ऋषि मिश्रा जी पूछे, आप अपना सवाल पूछे। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगती है जब समाजवादियों की सरकार आई है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का हो या अखिलेश यादव के कार्यकाल में, यादवों का वर्चस्व क्यों बढ़ जाता है? और आज वही कलंक जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के अच्छे मोमेंटम के बावजूद भी
वह मोमेंटम को कम करने का वह फैक्टर जो है, और मोदी जी ने भी लाल टोपी वाले बयान दिया था। और मैं नोएडा में रहता हूँ, मुझे भी ये जानकारी है और मैंने देखा भी है, जब आपकी सरकार थी छोटे छोटे नेता भी गन लेके गन के सुरक्षा में घूमते थे। तो ऐसा क्या कारण है कि समाजवादियों की सरकार आती है, एक जाति और एक धर्म के लोगों का वर्चस्व बढ़ जाता है, जिसके कारण आपसे अन्य तबका नहीं जुड़ पाते हैं? अनिल जी जवाब दें। आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है जनाब, लेकिन उसके बाद में जो सही वस्तुस्थिति वो जो होती है वो सामने अवश्य आती है। आप आरोप लगा दीजिए, लेकिन ये बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं पे खुशी दुबे जैसा कोई उदाहरण मिला आपको, जहां 4 दिन की सुहागिन को जो है विधवा करके और जेल में सड़ा दिया जाए? कहीं पे आपको मनीष गुप्ता जैसा उदाहरण मिला? कहीं पे चीर हरण द्रौपदी का जिस तरीके से महाभारत काल के बाद में पहला उदाहरण हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, कहीं पे इस तरीके से देखने को मिला? पूरी स्थितियां सामने हैं, आरोप आप लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, लेकिन आम जनता जो है सब जानती है और सब समझती है। जो दौर है इस दौर में जो जाति और जंगल राज नहीं, बिल्कुल ऋषि मिश्रा जी और अनिल जी, मुझे लग रहा है कि आज ये मौका इल्जाम और जवाबी इल्जाम का नहीं है। पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ, अपोजिशन ने क्या किया, या समाजवादी पार्टी अपने सरकार में उसने क्या कुछ किया था, या योगी जी की सरकार में क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ आवाम के सामने है। 5 साल में क्या कुछ हुआ, या 5 साल से पहले जो सरकार थी उसमें क्या कुछ हुआ, अपोजिशन ने अपना किरदार किस तरह से निभाया है, सरकार ने क्या कुछ किया है और किसके लिए किया है, वो तमाम चीजें सबके सामने। आज इल्जाम और जवाबी इल्जाम का वक्त नहीं है, आज इम्तिहान का मौका है। और मैं अनिल जी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि 2017 में क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो यहां पर कई ऐसी सीटें जहां पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है और वो सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। अनिल जी आप कह रहे हैं, जहां पे आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो स्थानीय स्तर के ऊपर जो है वो जहां पे स्थानीय समीकरण रहे हैं और वोटों के बंटवारे की बात रही है, इन सब स्थितियों पे भी निगाह डालने की बात करिए कि किस तरीके से वोट बटे हैं और किस तरीके से वोट वर्गों के बांट करके उसके बाद में चलने की बात हुई थी उस वक्त। इसलिए बीजेपी जीत करके आई थी। आज की तारीख में क्या स्थिति है 2022 में? आज की तारीख में कोई एक जो है वो वर्ग ये बता सकते हैं कि जो संतुष्ट हो, जो अपने कह सकता हो कि हाँ इन्होंने हमारे हित की बात की, चाहे वो नहीं तो तस्वीर देखिए, तस्वीर तो बहुत ज्यादा नहीं बदली है अनिल जी। एक कंस्टिट्यूएंसी जहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी है, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सबने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिया और बीजेपी का उम्मीदवार वहां से आसानी से जीत गया। तो यही तस्वीर तो इस बार भी है। नहीं, ये तस्वीर इस बार ऐसी है कि इस बार तो जो है वो जो जाति हुई है, वो जो दहशत का माहौल पैदा किया इन्होंने कई वर्गों में, उसमें खाली मुस्लिम नहीं, उसमें और भी कई वर्ग हैं, जो दहशत का आतंक का माहौल पैदा हुआ है, उसमें लोगों ने मन बना रखा है कि इस शासन से मुक्ति पाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाने के लिए हमको वोट देना है। आप उसमें खाली मुस्लिम वर्ग को नहीं ले सकते, कई वर्ग हैं कि जो इनके आतंक से, इनकी जातियों से प्रभावित हुए हैं। क्या इन पे तोहमत नहीं लगती? इन पे तोहमत नहीं लगती, केवल एक जाति विशेष की ही राजनीति करते रहे 5 साल तक, और उसके अतिरिक्त जो है वो अपने अगर किसी ने बोलने की बात की तो मोहनलाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आम लोगों के बीच में साबित है। मोहनलाल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो अनिल जी ने बात कही ना कि दहशत का माहौल है, हाँ बिल्कुल दहशत का माहौल है। इनके जो भाईजान थे अतीक अहमद वो जेल में है, दहशत का माहौल है। इनके जो चचा जानते हैं ना आजम खान साहब, वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिन्होंने गरीबों की जमीनें हड़पी और अपने बड़े बड़े आशियाने और महल बना दिए, उनमें दहशत है। उत्तर प्रदेश की जनता में आज सुरक्षा का माहौल है और इसीलिए आज सुबह से मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अभी भी कुछ देर पहले किसी वोटर से, मतदाता से जब बात कराई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट किया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहे थे कौन कौन से विकास हुए हैं, तो मैं जरा इनको कुछ विकास गिनवा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने में, गाजियाबाद जाने में मुनज्जा जी 2.5 घंटे लगते थे। आज 15 मिनट के अंदर आप गाजियाबाद जाते हैं। ये जो मेरठ से दिल्ली हाईवे बना है, दिल्ली से मेरठ हाईवे बना है, आज लाखों व्यापारी रोज सुबह गाजियाबाद जाकर, मेरठ जाकर शाम तक अपने घर वापस आ जाते हैं। शुरुआत तो इसकी अखिलेश यादव ने की थी, शुरुआत तो इसकी अखिलेश यादव ने की थी।
ना 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 दिल्ली मेरठ हाईवे योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बना है। मोहनलाल जी, लेकिन लगातार अखिलेश यादव ने भी और यहाँ तक कि लगातार यही आप पर इल्जाम लगे हैं, बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स उनके दौर में शुरू हुए, जिनको साइन उन्होंने किया, उसको अब अपने नाम पर योगी सरकार ने काम आगे बढ़ाया तो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए मुनीजा जी, हम उद्घाटन भी करते हैं, हम लोकार्पण भी करते हैं। हमारी सरकार सिर्फ नारियल तोड़ने वाली सरकार नहीं है कि सरकार जाने वाली थी, इन्होंने 4 जगह 6 जगह 10 जगह नारियल तोड़े और अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। 11,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान बाकी था, वो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने किया। इस 1.25 लाख रुपए का लगभग भुगतान योगी सरकार ने किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों स्कूल खोले गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एम्स खोले गए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनाकर बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये सारा का सारा विकास उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और आज उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट यूपी है वो इसी बात पे वोट कर रहा है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी को दोबारा से। चलिए ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं ये बीजेपी के प्रवक्ता से, मैंने समाजवादी पार्टी से भी सवाल किया और आज बिल्कुल सही, आज तो एग्जामिनेशन का दिन है, लेकिन मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है कि आप इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, तो नीति आयोग का रिपोर्ट तो बिल्कुल उलट है, आपने जो कहा उससे बिल्कुल उलट है। आज गरीबी रेखा के नीचे की आबादी देखिए तो बिहार झारखंड के बाद आप तीसरे नंबर पे हैं, नीचे से तीसरे नंबर पे, नंबर 1 पे बिहार है, उसके बाद झारखंड है और आप हैं। आज भी 33 से 34% लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप नंबर 2 पे हैं नीचे से, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आप 28 राज्यों की तुलना में कई डेवलपमेंट इंडेक्स पे आप नीचे से फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे, थर्ड पे हैं। तो फिर कैसे आप लंबे लंबे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ये संकल्प है। आपने किसानों से वादा किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, क्या आप दुगना कर पाए? अभी वर्तमान में जो डेवलपमेंट है, किसी सेक्टर का डेवलपमेंट करीब 2.5% का कृषि विकास दर है और 2.5% के कृषि विकास दर से आप 2022 तो चल रही है, फरवरी 2022, आप बता दीजिए किसानों का आमदनी दुगना हो गया क्या? और एक बात क्या, चलिए अभी त्यागी जी, कांग्रेस के लिए तस्वीर इस बार बदलेगी लग रहा है आपको? प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है यूपी में, खास तौर से क्या तस्वीर लग रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए बदलेगी? 2017 में कांग्रेस के लिए जो नतीजे थे बहुत मायूसकुन रहे थे। अब की बार निश्चित ही कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस देने जा रही है। एकदम सारी सीटों पर लड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में घूम रहे थे। जहां तक आज तो चुनाव है, आज भाषणबाजी का समय भी नहीं है, लेकिन एक बात तय हो चुकी है। अभी बिजनौर में रैली थी, पहली फिजिकल रैली थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। अब चूंकि पश्चिमी यूपी में साफ हो रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजनौर नहीं गए। इसके अलावा जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में जो गुंडाई होती रही, 700 से ज्यादा दंगे होते रहे, तो जनता में इनके प्रति आज भी गुस्सा है, आज भी रोष है और वो बिल्कुल, और इस वजह से जनता चाहती है कि एक स्ट्रांग पार्टी हो। और अभी भी जो है कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को एक मजबूत पार्टी के तौर पर न लोग देख पा रहे हैं और ना ही बिल्कुल। लेकिन नजर जिस तरह से अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी का आमना सामना हुआ था और सलाम दुआ और नमस्ते जिस तरह से हुआ था, लग रहा है कि सारे रास्ते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बंद नहीं किए हैं। अलग अलग लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद तस्वीर बदल भी सकती है। तस्वीर बदल सकती है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। 10 तारीख को जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वक्त की कमी है। ऋषि मिश्रा साहब, अनिल मिश्रा साहब, अभिमन्यु त्यागी साहब, मोहनलाल जी, आप चारों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इंतखाबी जंग में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।